अधिवक्ता अधिनियम 1961, एडवोकेट एक्ट 1961। देखिए 19 मई 1961 को राष्ट्रपति जी की सहमति इस अधिनियम को मिल जाती है। ये आप जो नीचे देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है कि 1961 का अधिनियम संख्यांक 25, यह आपको हर अधिनियम में मिलता है ऐसा, जिसका मतलब होता है कि 1961 का जो वर्ष था उस 1961 ईयर में 25वां अधिनियम जो लेजिस्लेचर ने पारित किया, जो कानून 1961 में पारित किए गए उनमें 25वें नंबर पर जो कानून आया वो एडवोकेट एक्ट 1961 होता है। अब क्यों बनाया गया, तो यहां ये इसकी उद्देशिका है, प्रियम्बल है। तो इस अधिनियम को बनाने का कारण क्या रहा, तो विधि व्यवसायियों से संबंधित विधि को संशोधन और समेकन करने के लिए। तो जितने भी लोग विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके बारे में कानून बनाने का लेजिस्लेचर का उद्देश्य रहा। कानून में संशोधन करने का, कि अगर समय के साथ साथ जरूरत पड़ती है तो अमेंडमेंट किए जाने का, और समेकन करने का अर्थ होता है कंसोलिडेशन करना। मतलब अगर विधि व्यवसायियों को लेकर कोई और कानून देश में अलग अलग जगह पर चल रहे हैं तो उन सबको इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके यहाँ पर उसे इकट्ठा कर देना है, इस एडवोकेट एक्ट में ला देना है। और इसके अलावा राज्य विधिक परिषद और भारतीय विधिक परिषदों की स्थापना करने का है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 डेफिनेशन क्लूज है। तो अधिवक्ता कौन है, तो कि साहब जिसका नाम किसी नामावली में अधिवक्ता के रूप में दर्ज है। तो हमारी जो विधिक परिषद होगी ये 2D में आपको विधिक परिषद मिलेगी, स्टेट की बार काउंसिल मिलेगी। तो स्टेट बार काउंसिल में जिस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता के रूप में एनरोल्ड है वो कहलाएगा एडवोकेट, अंतर्गत एडवोकेट एक्ट 1961। फिर यहाँ 2E में आप भारतीय विधिक परिषद देख रहे हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल देख रहे हैं। तो ये जो विधिक परिषद है ये सेक्शन 3 में हमको मिलेगी, कि सेक्शन 3 में राज्य के विधिक परिषद होंगे, प्रत्येक राज्य के लिए अपनी स्टेट की बार काउंसिल होगी। और सेक्शन 4 बताएगा हमको कि ये जो भारतीय विधिक परिषद है ऑल इंडिया बार काउंसिल है, तो ये ऑल इंडिया बार काउंसिल रहेगी पूरे देश के लिए। ठीक है। विधि स्नातक, तो कोई व्यक्ति जिसने भारत के द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि की स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो तो वो विधि स्नातक कहलाएगा। विधि व्यवसाय, तो विधि व्यवसाय में हाई कोर्ट का कोई अधिवक्ता, वकील, कोई प्लीडर, मुख्तियार और राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है। तो देखिए हम लोग, आप उदयपुर में भी देखते होंगे कई एडवोकेट्स के बोर्ड लगे, तो वो अपना नाम लिख के नीचे लिखते हैं कि एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट। तो यही कारण है कि जो आप प्रैक्टिशनर हो लॉ के वो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हो, क्योंकि हमारा नाम राजस्थान बार काउंसिल में एज अधिवक्ता एनरोल्ड होगा और हमारी राजस्थान बार काउंसिल राजस्थान के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ काम करती है, यही कारण है। तो कोई वकील या प्लीडर या मुख्तियार या राजस्व, देखिए वकील शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन आज के दौर में हम सब लोग एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, वकील नहीं है। क्योंकि वकील, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, कहते भले ही हम सबको लोग वकील साहब ही हैं, लेकिन वकील तो वो व्यक्ति होता था जिसके पास बेसिकली वकालत की कोई डिग्री नहीं होती थी। लेकिन अगर बैरिस्टर कोई होता था जो लंदन से पढ़ाई करके, लॉ की पढ़ाई करके भारत में प्रैक्टिस करता था, उसे बैरिस्टर कहते थे। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज एन बैरिस्टर। तो जो बैरिस्टर के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करता था, मुंशीगिरी करता था और उसको कोर्ट परमिट कर देता था अनुभव के आधार पे वकालत करने के लिए, तो उसे वकील कहा जाता था। प्लीडर वो प्लीड्स, ठीक, जो प्लीड्स करते थे। मुख्तियार ऐसे किसी को रिप्रेजेंट करते थे। कोई रेवेन्यू एजेंट भी इसमें शामिल किया गया। तो ये हुआ आपका
परिभाषाओं की डेफिनेशन में जो मुख्य परिभाषाएं आगे और एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां देखिए सेक्शन 3 में जैसे मैंने बताया स्टेट बार काउंसिल, राजस्थान विधिज्ञ परिषद, सॉरी राज्य विधिज्ञ परिषद। तो हमारे यहाँ लिखा है इसमें राजस्थान भी, राज्य विधिक परिषद में राजस्थान में भी स्टेट बार काउंसिल होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए एक बार काउंसिल होगी। तो ये जितने भी सेक्शन 3 में स्टेट दिए गए हैं, इन सब स्टेट के लिए एक स्टेट बार काउंसिल आपको नजर आती दिखाई पड़ेगी। तो ये सेक्शन 3 में इसका कॉम्पोजिशन होगा। सेक्शन 4 की बात करें तो वो सीधा आएगा ऑल इंडिया बार काउंसिल पे। तो पूरे देश के लिए जहाँ पे इस अधिनियम का विस्तार है तो पूरे भारत पे है, तो उस पूरे भारत के नाम भारत के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद होगी, यानी कि ऑल इंडिया बार काउंसिल होगी। अब किन किन लोगों से मिलकर बनेगी, तो लिख रहे हैं कि इसमें तीन लोगों से मिलकर बनेगी। तो पहला भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। दूसरा भारत का महासॉलिसिटर, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। इसके पदेन सदस्य तो दो फिक्स हैं, एक अटॉर्नी जनरल और एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है, यहां से ज्यादातर मेंबर्स आएंगे। प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद का अपने सदस्यों में से एक निर्वाचित सदस्य। जैसे अभी मैंने आपको सेक्शन 3 में इतने सारे स्टेट बताए, तो इतने सारे स्टेट में से जब बार काउंसिल के चुनाव होंगे, उनमें से जो निर्वाचित होकर लोग आएंगे, उनमें से एक सदस्य हर स्टेट से जो जाएगा वो भारतीय विधिज्ञ परिषद में जाएगा, हमारी ऑल इंडिया बार काउंसिल में जाएगा। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बार काउंसिल के चुनाव हुए, भीलवाड़ा के हमारे सुरेश जी श्रीमाली हैं, वो राजस्थान बार काउंसिल में 25 सदस्यों में से एक सदस्य चुने गए और उन्हें नॉमिनेट करके उन्हें वहां से भारतीय विधिज्ञ परिषद, आज की तारीख में वो ऑल इंडिया बार काउंसिल के भी मेंबर हैं। तो वो ये तीसरे खंड के कारण है कि हमारे राजस्थान का एक बार काउंसिल का चुना हुआ सदस्य जो भारतीय विधिज्ञ परिषद को, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल में हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सदस्य बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि इन लोगों की अप्रोच सीधी सीधी भारत के महान्यायवादी तक है, भारत के महासॉलिसिटर तक है, क्योंकि ये उसके सदस्य हैं। तो ये सारे जितने भी स्टेट है वहां से एक एक सदस्य, और भारत का एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल, इससे मिलकर बनेगा भारतीय विधिज्ञ परिषद। आप समझ गए होंगे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, और हर स्टेट का जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर है, वो उसमें से एक न एक सदस्य वहां पे जाएगा। चलिए, अब ये जो पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक उसके पास धारा 3 की उपधारा 2 के लिए परंतुक में दी गई योग्यताएं ना हो। ठीक है, चलिए इस पर मैं 1 मिनट बाद बात करूंगा। आगे पढ़ लेते हैं कि भारतीय विधिज्ञ परिषद का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और ऐसी रीति से निर्वाचित किया जाएगा जो कि विहित की जाए। मतलब ये जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है, इसका एक प्रेसिडेंट होगा और एक ही वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक, आगे चलते हैं 2A में कि भाई ये जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 1973 से ठीक प्रारंभ से पूर्व अगर ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे प्रारंभ पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा। मतलब जो एक्ट संशोधित हो गया उसके बाद जो व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं वो तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक कि अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, वो तब तक ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहेंगे जब तक कि नए लोग आकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद नहीं संभाल लेते। तो ये लिखा है पदभार संभाल नहीं लेते। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट पे फिर आ रहा हूं कि
भारतीय ये कोई भी व्यक्ति भारतीय विधिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक उसके पास धारा 3 की उपधारा 2 के में परंतुक में दी गई योग्यताएं ना हो। क्या है ये योग्यताएं? तो चलिए सीधा लेके चलता हूं आपको सेक्शन 3 के खंड 2 के परंतुक पर। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये भी समझ लेना है खंड बी। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेट बार काउंसिल की बात की, उसके चुनाव की बात की। तो जिन राज्यों में स्टेट बार काउंसिल में 5000 तक अधिवक्ता हैं तो वहां पे 15 सदस्यों के चुनाव होंगे। तो 15 लोग रिप्रेजेंट करेंगे बीसीआर के चुनाव में, 15 लोगों को चुना जाएगा। हालांकि कैंडिडेट तो 50 हो सकते हैं लेकिन सीटें सिर्फ 15 ही होगी क्योंकि वहां 5000 ही सदस्य हैं। जिन राज्यों में 5000 से 10,000 तक के सदस्य हैं तो वहां पे 20 सदस्यों से मिलकर ये बीसीआर की टीम बनेगी। और जिनमें 10,000 से अधिक है, जैसे कि हमारा राजस्थान, 10,000 से अधिक सदस्य हैं, लगभग 80-90 हजार एडवोकेट हमारे इनरोल्ड हैं, तो वहां पे हमारे 25 सदस्य बीसीआर के बनेंगे। तो अभी राजस्थान में जो हमारे चुनाव होते हैं वो 25 सदस्यों के लिए होते हैं। तो 25 सदस्यों से बीसीआर की हमारी टीम बनती है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की टीम बनती है। तो और इनमें एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। तो जैसे एकल संक्रमणीय मत का मतलब आपको वरीयता का वोट देना पड़ता है, राष्ट्रपति के जैसे चुनाव की पद्धति होती है। आर्टिकल 55 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर में आपको लेकर आऊंगा तो हो सकता है उसमें आपके सामने ये बातचीत करें। अब कौन बीसीआर का मेंबर बनने के लिए, सॉरी बीसीआर के जो ये मेंबर हैं इनमें से कौन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनने के लिए, तो कि साहब जिसके पास कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में नामावली में नाम दर्ज हो, मतलब मिनिमम 10 ईयर्स तक उसका एनरोलमेंट होना चाहिए, तो वो कहीं जाके बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर। ठीक है, चलिए सेक्शन 5 पर आते हैं। जो विधिक परिषदें हैं, चाहे वो हमारी राज्य की स्टेट की बार काउंसिल हो, चाहे वो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये परिषदें एक निगमित निकाय होगी। मीनिंग देयर बाय ये निगमित निकाय होगी, विधिक व्यक्तित्व धारण करेगी, इनकी लीगल एंटाइटी होगी। प्रत्येक विधि परिषद में शाश्वत उत्तराधिकार होगा, इनकी सार्वमुद्रा होगी। तो जो कंपनी में नहीं पढ़ते हम कि कंपनी जो है वो शाश्वत उत्तराधिकार रखती है, उसकी सील होती है, कंपनी एक विधिक व्यक्ति होती है, उसी तरीके से हमारे जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट हैं, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये सब भी लीगल एंटाइटी होगी। इनके नाम से वाद लाया जा सकेगा, इन पर वाद लाया जा सकेगा, ये खुद भी वाद ला सकते हैं, संविदाएं कर सकते हैं, संपत्तियां धारण कर सकते हैं। तो ये सब सेक्शन 5 में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये विधिक परिषदें होगी। आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो राज्य की विधिक परिषदें हैं, जो हमारी स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होता है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव होने हैं साल भर में, साल 1.5 साल में उनका जब भी टेन्योर पूरा होना है, तो ये लोग जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, जो राज्य की विधिक परिषदें हैं, इनके मोटे मोटे फंक्शन क्या होंगे, ये काम क्या करेंगे, तो के साहब इनके कृत्य क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब हम एलएलबी की डिग्री कर लेंगे, सबसे पहला कृत्य देखिए नामावली में अधिवक्ता के रूप में लोगों को दर्ज करना। तो जब आप लोग डिग्री कर लोगे, एलएलबी हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने डिग्री के कागजात, अपनी मार्कशीट सारे एक बंद करके लिफाफे में आवेदन के साथ ऑनलाइन आवेदन करोगे और बाकी सारे कागज फिजिकली हमारे जोधपुर में भिजवा दोगे। वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जो कार्यालय है वो उनको चेक करने के बाद आपका नाम, जो उनकी हर 6 माह में या हर 3 माह में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वो आपका नाम एडवोकेट के रूप में रजिस्टर करेंगे, उसकी विहित फीस जमा होगी। तो वो उनका बेसिक काम रहेगा कि एडवोकेट्स को रजिस्टर्ड करने का जो काम है, तो वो इनका पहला काम है। दूसरा काम ऐसी नामावली तैयार करना और बनाए रखना। अब रजिस्टर कर लिए तो जो लोग पहले भी रजिस्टर्ड हैं उनकी पूरी लिस्ट तैयार करना, जो लोग नए रजिस्टर्ड हुए हैं
उनकी पूरी रुचि को मेंटेन करना, ताकि बाद में जब चुनाव होंगे बार काउंसिल के तो उन सब लोगों को वोटिंग राइट देना, और उनकी पूरी लिस्ट को प्रिपेयर करने का काम भी यहाँ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या अलग अलग स्टेट की बार काउंसिल आपको करती दिखाई देगी। अपनी नामावली के अधिवक्ताओं के विरुद्ध औचार के मामले ग्रहण करना और अवधारण करना। तो तीसरा काम क्या है कि कोई एडवोकेट है, कोई वकील साहब है, अगर वो कोई कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई अवचार का मामला है, उनके खिलाफ कोई शिकायतें आ रही हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, समाज में उनके कोई गलत कार्य हैं, तो उनकी ओर कोई शिकायतें मिलती है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को, तो वो उन शिकायतों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, उनके खिलाफ लीगल या उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो एक्शन ले सकते हैं। उसमें उनकी सनद को, उनकी प्रैक्टिस करने को सस्पेंड किया जा सकता है, पीरियड को 2-4 साल के लिए उसे बाध्य रोक सकते हैं, या हो सकता है कि आजीवन उनकी सदस्यता ही समाप्त कर लें। चौथी बात, अपनी नामावली के अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। तो जो हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान होगी या अलग अलग स्टेट में बार काउंसिल होगी, तो हम इनको चुनकर क्यों भेज रहे हैं कि साहब ये हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़े हैं, हमारे जो प्रिविलेजेस हैं उनके और हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। तो आज अधिवक्ताओं की पेंशन का मामला हो, अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का मामला हो, तो इनके लिए हमारी राजस्थान की बार काउंसिल जैसा हमें निर्देश देती है वैसा काम हम करते हैं, और ये लोग हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इनको हमारे लिए संघर्ष करना है, हमारे इंटरेस्ट के लिए लड़ना है, हमारे राइट्स के लिए इनको लड़ते रहना है। हमारे जो प्रिविलेजेस हमें मिलने चाहिए, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, ये पूरे हमारे राजस्थान बार काउंसिल के जो लोगों ने, जो प्रतिनिधियों ने पूरी राजस्थान की अधीनस्थ बारों को साथ लेकर एक काम किया, और जिससे कि राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ गहलोत सरकार के समय पे, तो वो भी एक इसी चौथे पॉइंट का भाग माना जाता है। इसके लिए, इसके बाद जो अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीम है, उनका जो वेलफेयर है, उसके विकास, अधिवक्ताओं के विकास के लिए जो विधिज्ञ संगम है, जो हमारी काउंसिल्स हैं, जो हमारे अधीनस्थ बार एसोसिएशन है, उन सब के लिए भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स की होगी। विधि सुधार एवं उनका समर्थन करना, उन्नयन करना, तो कानून में क्या क्या सुधार होने चाहिए, कानून का क्या बेहतर स्वरूप जाना चाहिए, इसके लिए भी रिकमेंडेशन करने का काम हमारे बार काउंसिल के, स्टेट बार काउंसिल के लोगों का होता है। प्रतिष्ठित विधि शास्त्रियों द्वारा परिसंवादों का संचालन, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना, जिसमें बड़े बड़े विधि शास्त्रियों को बुलाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इनवाइट करना, और हमारे विधिवेता में अधिवक्ता साथियों का किस प्रकार से ज्ञानवर्धन हो पाए, या क्या लेख प्रकाशित किए जाएं, पत्र पत्रिकाएं जारी की जाएं, कुछ लोगों के नॉलेज के एनहांसमेंट के लिए भी ये भी जिम्मेदारी, ये भी इनका काम रहने वाला है, ये काम भी इनको करना है। विहित रीति से निर्धन व्यक्तियों की विधिक सहायता देने के लिए, तो जो लोग निर्धन हैं, जो पैसे के कारण अपने आप को न्याय के लिए आगे नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके लिए भी राजस्थान की या समस्त राज्यों की बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो गरीब लोगों को कैसे लीगल एड दें, फ्री लीगल एड दें, उसके बारे में भी उनको प्रावधान करने चाहिए, सोचना चाहिए। आगे चले, निधियों का प्रबंध और विनिधान, ये एक बड़ा इशू है किसी भी स्टेट बार काउंसिल के लिए, कि जो पैसे आएंगे, जो फंड्स होंगे, उनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, उनका कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो जैसे बहुत सारे फंड्स इकट्ठे होते हैं, आप अगर अब जाओगे, आपको यकीन मानिए आपको 20,000 रुपये से ज़्यादा, 20,000 रुपये तक आपको एडवोकेट एनरोलमेंट की फीस हमारे राजस्थान के बार काउंसिल में जमा करानी होगी। तो ऐसे तो कई सारे अधिवक्ता, नए अधिवक्ताओं के लिए 20,000, और जो पुराने हो गए तो रिन्यूअल का उनका हर 5 साल का पैसा, तो इतना जो फंड आएगा, इस फंड को कैसे तो मैनेज करना है, और क्या क्या आगे उस फंड को इन्वेस्ट करना है, जिससे कि वकीलों का भला हो सके। जैसे हमारे जोधपुर में एडवोकेट भवन का निर्माण किया गया, तो चूंकि जोधपुर हमारा हाईकोर्ट है, और नीचे की जितनी भी बार है, उदयपुर हो गई, राजसमंद हो गई,
बांसवाड़ा हो गई, डूंगरपुर हो गई, प्रतापगढ़ हो गई, इन सब बारों से हम हाई कोर्ट में अपील करने जाते हैं। तो जब अधिवक्ता जाएगा तो उसके ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए एडवोकेट भवन का बहुत कम दामों में वहाँ पे आपको कमरा मिलेगा, क्योंकि ये जो फंड्स आए थे, इन्हीं फंड से ये एडवोकेट भवन आप लोगों के लिए बनाया गया है। अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना, तो भाई जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान होगी या स्टेट की बार काउंसिल होगी, उनके चुनाव कैसे होंगे, उनके सबॉर्डिनेट्स बार में कैसे चुनाव होंगे, तो इसके बारे में भी दिशा निर्देश समय समय पर राज्यों की बार काउंसिल नीचे जिलों की बार काउंसिल को करती रहेगी। इस अधिनियम के द्वारा और कोई कार्य उन्हें करने के लिए बोला गया तो वो सारे कार्य करने होंगे, सभी आवश्यक अन्य कार्य भी करने होंगे। ठीक है, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये बेसिक फंक्शंस आपको बता दिए गए हैं कि एक स्टेट बार काउंसिल के क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। विधि पुस्तकालयों की स्थापना कर, तो लाइब्रेरी भी जरूरी है साहब, तो वो भी काम करने होंगे। अब हम सीधे आते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों के क्या काम है। जो हमारी भारतीय विधि की परिषद है, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है, इनका क्या काम रहेगा, तो कि इनके बेसिक काम रहेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक आचार और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करना। जो आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ोगे या प्रोफेशनल एथिक्स की बात है, तो ये भारतीय विधि की परिषद के माध्यम से तय होगा कि वृत्तिक आचार, प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो रही है, वृत्तिक आचार की बात हो रही है कि किस प्रकार से आपको इसमें रखना होगा। तो ध्यान रखिए, क्या वृत्तिक आचार होने वाला है, क्या प्रोफेशनल कंडक्ट हमारे होने वाले हैं, क्या हमें शिष्टाचार हमारे लिए है, ये सब के मानक निर्धारित करना, इन सब के लिए नॉर्म्स बनाना, दिशा निर्देश जारी करना, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य रहने वाला है कि भाई हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा हो, हम किस प्रकार से कार्य करें, शिष्टाचार हमारे में होना चाहिए। दूसरी बात, अनुशासन समिति के द्वारा प्रत्येक राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना। तो जो डिसिप्लिनरी कमिटी होगी वो, और प्रत्येक स्टेट में बार काउंसिल में जो अनुशासन समिति का अनुसरण कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होगा, तो वो एक प्रक्रिया का काम भी, वो प्रोसीजर भी देने का काम कहीं ना कहीं भारतीय विधि की परिषद ऑल इंडिया बार काउंसिल का रहेगा। इसके अलावा अधिवक्ताओं के अधिकार क्या क्या है, विशेषाधिकार और हितों की रक्षा करना। तो जैसे हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई, उसी तरह जो भारतीय विधि की परिषद है उन मेंबर्स को प्रयास करना चाहिए कि ये पूरे ही नेशनल लेवल पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता तो इतनी समस्या ही नहीं होती। तो इनको अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए, विशेषाधिकारों के अधिकार हमारे बहुत से, भाई विशेषाधिकार प्रिविलेज भी होना चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन का प्रिविलेज है वो एक्ट में आया, और भी कई प्रिविलेजेस हमको मिलने चाहिए समाज में, और हमारे जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अधिवक्ता का क्या है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक एडवोकेट अपना काम करेगा। हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के बारे में भी इनको सोचने की जरूरत है कि जो जूनियर अधिवक्ता है वो आधे तो वकालत में सिर्फ इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि ऐसे अधिवक्ताओं को कोई ब्रेड एंड बटर की व्यवस्था नहीं है। कोर्ट जाते हैं, सिर्फ सीनियर की डायरी उठाते हैं, पेशिया नोट करते हैं, मुंशीगिरी का काम करते, जमानतें भरते, और लास्ट में 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो आधे जूनियर्स तो वकालत का काम इसीलिए छोड़ देते हैं। इसलिए भारतीय विधि की परिषद जो है, इनको एक स्टाइपेंड का निर्माण करना चाहिए, जो कि जूनियर्स जो हमारा नया आए उसे कम से कम पेट्रोल एक्सपेंसेस निकल जाए, उसका 2000, 3000 या 4000 रुपया एक मानक कुछ समय तक उसे 3-4 साल तक के लिए देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस को जमा सके। तो ये भी हमारे हितों की रक्षा करना हुआ एक तरीके से। तो हमने ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, या ऑल इंडिया बार काउंसिल का ये काम है कि हमारी रक्षा करें इंटरेस्ट की, हमारे प्रिविलेज देखें, हमारे अधिकारों के लिए वो लड़ें, विधि सुधार का उन्नयन व समर्थन करें। हाँ, कोई लॉ में रिफॉर्म्स की जरूरत है तो उनको बताएं, उनको सपोर्ट भी करें। इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले किसी ऐसे मामले में कार्रवाई करना, उसे निपटाना जो किसी राज्य परिषद द्वारा निर्देश किया जाए। अब देखिए, मान लीजिए स्टेट की बार काउंसिल है, उनको कोई क्रिटिकल मामला है तो वो ऑल इंडिया बार काउंसिल को वो मामला सपोर्ट करेंगे, तो ऑल इंडिया बार काउंसिल को उस मामले को निपटाने की जिम्मेदारी रहेगी। राज्य विधि की परिषदों का साधारण पर्यवेक्षण या उनका नियंत्रण रखना, तो जो सुपरविजन है, तो ऑल इंडिया बार काउंसिल जो है,
जो ऑल इंडिया की हमारी बार काउंसिल है उसका ये प्रमुख कार्य होगा कि जो जितने भी स्टेट हैं देश में और जितने भी स्टेट में स्टेट बार काउंसिल काम कर रही है उन पर सुपरविजन रखा जाए, उन पर कंट्रोल रखा जाए। तो ये सारे काम भी ऑल इंडिया बार काउंसिल को यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा आगे और देख सकते हैं आप कि विधि की शिक्षा को प्रोन्नति देना, शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों या राज्य विधिक परिषदों में से विचार विमर्श करके शिक्षा के मानक तय करना। तो के साथ विधि की शिक्षा उच्च स्तर की हो, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पे उच्च स्तर की विधि शिक्षा मिले, इसके बारे में भी मानक बना सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरह जो हमारे राज्यों के बार काउंसिल हैं, स्टेट के बार काउंसिल हैं, वो भी समय समय पर ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए उनका निरीक्षण करते रहते हैं, सुपरविजन करते रहते हैं। जैसे हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी बार काउंसिल का दौरा होता है। जो हमारे बार काउंसिल ऑफ स्टेट का जो बार काउंसिल है, राजस्थान का बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, तो उनके सदस्य यहाँ पे टीम बना के आते हैं, आके तय करते हैं कि ये जो लॉ कॉलेज चल रहा है विहित मानकों के अनुसार चल रहा है कि नहीं। तो ये सब सुपरविजन का काम भी ऐसे ही इसी प्रकार से किया जाता है। चलिए, तो ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, तो मान्यता देने का काम है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी देती है, और स्टेट में स्टेट के बार काउंसिल भी ऐसे यूनिवर्सिटीज को, ऐसे विश्वविद्यालय को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि विधि की डिग्रियां प्रदान कर सकते हैं, अधिवक्ता के रूप में लोगों को एनरोल कर सकते हैं, डिग्रियां दे सकते हैं, स्नातक दे सकते हैं। देखिए, ये आ गया विश्वविद्यालयों में जाना, उनका निरीक्षण करना, तो ये सब भी यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्य काम के रूप में दिखाई पड़ेंगे। सेमिनार का संचालन करना, ये भी यहाँ पर आ गया। हमारे एडवोकेट्स के लिए उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इसलिए सेमिनार किए जाए, समय समय पर कॉन्फ्रेंस की जाए। विहित रीति से निर्धनों को सहायता देना, गरीब लोगों को कैसे सहायता दिया जाए, लीगल एड कैसे दिया जाए, निधियों का प्रबंध, बाकी काम वो के वही हैं। तो ये बेसिक देखा आपने कि यहाँ पर क्या क्या काम हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या स्टेट के बार काउंसिल को स्टेट के लिए करने होंगे। ये हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ये राज्य विधिक परिषद के सदस्यों की पदावधि भी। जो हमारे ये स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होते तो इनमें 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो ये देखिए, यहाँ आपको लिखा मिलेगा कि इनकी 5 वर्ष तक की कार्यकाल होगा, और यदि कोई दिक्कत आ जाए तो इसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कारणों को लेखबद्ध करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे, 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे, तो 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जनरल टेन्योर 5 साल का ही है। फिर बात करते हैं अनुशासन समितियों की। तो जो भी बार काउंसिल हैं उनकी अपनी अनुशासन समितियां वो गठन करेगी, डिसिप्लिनरी कमिटियां वहां पर होगी। प्रत्येक ऐसी समिति 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। तो डिसिप्लिनरी कमिटी जो है वो 3 लोग उसमें होंगे। इसमें 2 परिषद द्वारा अपने सदस्यों को निर्वाचित व्यक्ति होंगे, 2 तो जो बार काउंसिल होगी, जैसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है तो खुद ही अपने 2 लोग अपॉइंट कर लेंगे। तीसरा परिषद द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं में संयोजित व्यक्ति होगा जिसके पास धारा 3 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अर्हता। तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, धारा 3 की उपधारा 2 में 10 साल का एक्सपीरियंस जिसको हो, तो 10 साल का अनुभव कम से कम होगा तो समिति का सदस्य बनेगा अनुशासन समिति। और इस अनुशासन समिति के सदस्यों में जो ज्येष्ठतम अधिवक्ता होगा, मतलब वो उसका अध्यक्ष होगा, जो सबसे सीनियर होगा इन 3 मेंबर में से, वही इसका चेयरपर्सन होगा। सीनियरिटी आप किससे काउंट करोगे कि साहब सीनियरिटी डेट ऑफ एनरोलमेंट से काउंट की जाएगी, एज से काउंट नहीं की जाएगी है। तो डेट ऑफ एनरोलमेंट में सीनियर होना चाहिए, उम्र में सीनियर हो वो नहीं है। उम्र में तो क्या होता है कि कई पेशकार लोग हैं जो पेशकारी करते थे हमारे कोर्ट में, रिटायर्ड हो गए 55 साल के बाद, और LLB की डिग्री उनके पास पहले से ही थी, तो 55 साल के बाद एडवोकेट में एनरोल हो गए। तो एडवोकेट में एनरोल हो गए, 55 साल की उम्र जरूर हो गई 56 साल की, लेकिन आज उनके सामने अगर मेरी बात की जाए तो मेरा एनरोलमेंट 2006 का, और उनका एनरोलमेंट अगर 55 साल की नौकरी के बाद अगर वो आज एनरोलमेंट करवाते हैं वर्ष 2024 में,
तो वो मुझसे जूनियर कहलाएंगे, भले उम्र में वो 55 साल के हो जाएं, लेकिन सीनियरिटी इस तरीके से गिनी जाएगी डेट ऑफ एनरोलमेंट से। तो ध्यान रखना है ये अनुशासन कमेटी। फिर विद्या परिषदों के सदस्यों की अयोग्यताएं क्या क्या होगी, मतलब कौन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में सदस्य के रूप में अयोग्य होगा। तो विद्या की परिषद के किसी निर्वाचित सदस्य ने अपना पद रिक्त किया है, तब ऐसा समझा जाएगा कि उस विद्या की परिषद द्वारा जिसका वो सदस्य है, यह घोषित किया गया हो कि वह परिषद के लगातार 3 अधिवेशनों में पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित। मतलब अगर जो बार काउंसिल्स की मीटिंग्स होती है रेगुलर 3 मीटिंग्स में, अगर कोई व्यक्ति या उसका सदस्य रेगुलर 3 मीटिंग्स में बिना वाजिब कारण के उपस्थित नहीं होता है, तो ये मान लिया जाता है कि अब वो उस सदस्य के पद पर बने रहने के लिए एंटाइटल नहीं होगा। या फिर किसी सदस्य का नाम ही रजिस्ट्रेशन से जो नामावली है उससे हटा दिया गया, जैसे राजस्थान बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड अधिवक्ता हो और बीसीआर के द्वारा आपके नाम को रिमूव कर दिया जाए किसी कारण से, तब भी आप सदस्य रहने के लिए योग्य नहीं होंगे। या फिर आप ऑल इंडिया बार काउंसिल के द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन अयोग्य हो गए हो, तो भारतीय विद्या की परिषद द्वारा बनाए गए किसी नियम के लिए भी आप अगर डिस्क्वालीफाइड हो गए हो, तब भी आप किसी भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट के या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर के रूप में डिस्क्वालीफाइड मान लिए जाओगे। चलिए आज के लेक्चर में ये छोटा सा मैंने एडवोकेट एक्ट पर आप पे डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में बच्चों की मदद करेगा। 2 एक्ट और हैं, समय मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं शाम तक वो 2 एक्ट के बारे में भी कुछ सवाल अपलोड कर दूं, और इस अधिवक्ता अधिनियम का भी एक एस्पेक्ट और है, उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूं। पर इसके लिए एक ही आग्रह करूंगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए शाम तक, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि कितना हेल्पफुल मेरे पिछले वीडियो आपके लिए रहे, और ये हेल्प होने वाला है तो आज रात को निश्चित रूप से कुछ वीडियोस आपके लिए और बनाऊंगा, ताकि आपके जो पेपर हैं, कल का जो पेपर है उसमें आप रात को घंटे भर 2 घंटे भी सुनोगे, तो शाम को 6-7 बजे पहले कोशिश करूंगा 7-8 बजे पहले वीडियो अपलोड करके आप लोगों की मदद जितनी मुझसे हो करूंगा। चलिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।